दोस्तों, गेहूं से अच्छा उत्पादन लेने के लिए दो तीन चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ वैरायटी। वैरायटी हम लेटेस्ट लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी लगा रहे हैं, फिर भी अगर हमें उत्पादन नहीं मिल रहा है तो गलती हम कहाँ पर कर रहे हैं? खाद उर्वरक पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको गेहूँ की बुआई से लेकर के कटाई तक दोस्तों A to Z जानकारी और इसके साथ साथ जो भी खाद उर्वरक का जो फंडा अपनाया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। और 100% गारंटी है दोस्तों, अगर आपने यदि ये खाद और उर्वरक का फंडा समझ लिया, टेक्निकल समझ लिया, तो आपका जो उत्पादन चाहिए, जिस उत्पादन की आप उम्मीद कर रहे हो वही उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, खाद उर्वरक का फंडा ऐसा है जिसमें खाद उर्वरक में अगर इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाए तो एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और इसके साथ साथ पोटाश, इसके अलावा जिंक। अब ये खाद उर्वरक में दो तरीके से दिया जाता है गेहूँ की फसल में, एक तो फसल के हिसाब से और दूसरा तरीका है हमारा मिट्टी के हिसाब से। अब ये मिट्टी के हिसाब से कैसे देना है उसके बारे में अभी हम डिटेल से समझने वाले हैं। अब ये मिट्टी का आपने फंडा समझ लिया तो ये आपका हज़ारों लाखों रुपए का जो खर्च हो रहा है खेती में, फिजूल खर्च जो हो रहा है वो खर्च आपका बच सकता है। लेकिन आपको ये फंडा अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, ये आप साथियों समझ सकते हैं कि कुछ खेतों में मिट्टी जो है, साथियों आप लोग अगर खेतों में मिट्टी में देख करके ये पता नहीं कर सकते कि भाई साहब इसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन सा पोषक तत्व जो है इसमें भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। अपने खेतों में जाकर के देखेंगे, नहीं हमें पीएच के बारे में जानकारी रहती है, मतलब इसका कितना पीएच है इसके बारे में भी हमें कोई भी जानकारी नहीं रहती है। देखिए दोस्तों, आपके खेत की अगर मिट्टी खराब है, एग्जाम्पल अगर आपके खेत की मिट्टी क्षारीय है जिसका पीएच 8.5 या फिर इससे ऊपर है, तो दोस्तों आप उसमें कितने भी मेहनत कर लीजिए, उसमें साथियों बात करें तो उसमें आपको कोई भी उत्पादन अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। गेहूं से ही मतलब नहीं है, कोई सी भी क्रॉप आप लगा लीजिए, फसल लगा लीजिए, बिल्कुल जीरो ना के बराबर आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप लोगों को घाटे वाली खेती देखने को मिल सकती है, मुनाफे वाली खेती बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको मुनाफा कम, घाटा ही घाटा मिलेगा। अब इसके लिए आपको सिंपली करना क्या साथियों, सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण करवाना है। और मिट्टी परीक्षण एकदम सिंपल प्रक्रिया है साथियों। आपको 8-10 जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी का नमूना ले लेना है और उसको जो है सॉइल रिसर्च सेंटर में जा कर के दे देना है कि भैया इसकी जांच करके हमको रिपोर्ट दे दीजिए। अब मिट्टी परीक्षण से होगा क्या, मान लीजिए इसमें जिंक की कमी नहीं, फिर भी हम जिंक डाल रहे हैं, तो वहाँ पर हो क्या रहा है, फिजूल खर्च हो रहा है हमारा। मैग्नीज की कमी नहीं रही, मैग्नीशियम की कमी नहीं है, हो सकता है वहाँ पर मैग्नीशियम की कमी जो कि हम डाल ही नहीं रहे हैं। मतलब एक्चुअल कंडीशन हमें पता चल जाएगी कि हमें हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और कौन सा पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिट्टी में है। इसके अलावा जो गेहूं के लिए पीएच निर्धारित किया गया है साथियों, वो 6 से लेकर के 7.5 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर 7.5-8 तक लगभग चल सकता है, 8 के ऊपर यदि पीएच है तो वो मिट्टी चाहिए। उसमें आपको जिप्सम डालना है साथियों। अब ये जिप्सम गर्मियों में डाला जाता है, उपयोग किया जाता है, और ये लगभग बात करें तो 1 हेक्टेयर में 300 से 400 क्विंटल डाला जाता है ताकि क्षारीय मिट्टी को सुधारा जा सके। तो साथियों ये मिट्टी को थोड़ा अलग फंडा है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से आगे जाकर के समझाऊंगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये हो गया मिट्टी का फंडा। अब खाद उर्वरक का फंडा हम समझ लेंगे। गेहूं की खेती में आपके यहाँ पर गेहूं की फसल में दीमक ज़्यादा लगती हो, टर्माइट ज़्यादा लगती हो, काफ़ी सारे किसान भाइयों के कमेंट देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ टर्माइट ज़्यादा देखने को मिलता है, दीमक के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए साथियों। इसके लिए आप फिप्रोनिल 0.3% GR वाला ले सकते हैं साथियों, इसे 6 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। इसके अलावा ये ना मिले साथियों तो आप पहली जुताई में जब खाद उर्वरक डालोगे, मतलब यदि DAP आप डाल रहे हो साथियों या फिर यूरिया आप डाल रहे हो साथियों, उसमें आपको साथियों 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 0.6% फिप्रोनिल मिला करके डाल सकते हैं। तो आपकी फसल में जो दीमक है साथियों वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सही समय के बारे में। देखिए खाद उर्वरक का भी मैं आपको फंडा बताऊंगा साथियों, और इससे पहले हम सही समय के बारे में बात करें तो साथियों बुआई के सही समय की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए दोस्तों, हमारे काफ़ी सारे किसान भाई जल्दबाजी कर देते हैं बुआई में, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं। जो बेस्ट समय साथियों वो है 20 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक। देखिए दोस्तों, गेहूं के अंकुरण के लिए जो तापमान हमारा होना चाहिए 22 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए दिन का तापमान। अगर साथियों इससे ज़्यादा है तापमान तो वहाँ पर अंकुरण कम होगा और फसल का जमाव भी ठीक ठाक नहीं होगा। आपको तापमान यदि देखना नहीं आता साथियों, आपने सीखा नहीं है कि भाई साहब हम सही तापमान कैसे देखें कि हमारे यहाँ पर कितना तापमान है और कौन सा सही है, तो साथियों आपको सिंपल एंड्रॉयड मोबाइल हमारे सभी सारे किसान भाइयों के पास आज के ज़माने में, तो गूगल पर आपको जाना है, वहाँ पर वेदर रिपोर्ट सर्च करना है। आप जहाँ पर हो, जो आपकी लोकेशन है साथियों, आपके लोकेशन के हिसाब से वहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा
कि ये दिन का तापमान इतने डिग्री टेम्परेचर है, उसी हिसाब से आपको बुआई करवाना है। देखिए बुआई यदि आप सही समय पर करते हो तो साथियों जो फसल की ग्रोथ और साथियों फुटाव के लिए जो तापमान चाहिए रहता है 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, वो सही शेड्यूल में चलता है। जल्दबाजी करोगे तो साथियों उस समय पर हो सकता है साथियों 20-22 डिग्री सेल्सियस तापमान रहे फुटाव के समय, तो वहाँ पर फुटाव कम देखने को मिलेगा, ग्रोथ कम देखने को मिलेगी, उसमें आप खर्च करोगे। इसलिए तापमान का भी बहुत ही ज़्यादा मैटर रहता है गेहूँ की फसल में। तो साथियों आपको सही समय पर बुआई करना है साथियों, जो कि मैंने आपको बता ही दिए। अब बात कर लेते हैं खाद उर्वरक के बारे में। खाद उर्वरक में हमारे काफ़ी सारे किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि सर बुआई से पहले खाद देना चाहिए या फिर बुआई के बाद देना चाहिए या फिर बुआई करते समय दे देना चाहिए। शुरुआती स्टेज में साथियों यदि गेहूं का सही जमाव हो जाता है तो आपको साथियों बाद में मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और शुरुआती स्टेज में ही गेहूं की फसल में सही जमाव नहीं होता है साथियों, या फिर स्टेज में पौधा हमारा गेहूं का चला जाता है, तो बाद में भले ही साथियों आप कोई सा भी भले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल दीजिए, उसमें साथियों कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भी रिजल्ट आपको देखने वाला नहीं मिलने वाला है। तो साथियों स्टार्टिंग से हम समझेंगे कि बेसल डोज में आपको कौन कौन से खाद उर्वरक आपको देने, फर्टिलाइजर देने। इसके अलावा खेत की तैयारी करते वक्त आपको कौन कौन सा खाद डालना है, कौन कौन सा खाद नहीं देना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। देखिए दोस्तों, गेहूं की बुआई से पूर्व जो काम हमको करना चाहिए साथियों, उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहला काम बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। बीज उपचार में जो कि हम सिंपल सब अपनाते हैं साथियों, जो हमारा आता है मीराडोर साथियों। इसके साथ साथ जो आप फंगिसाइड ले सकते हैं। इसके अलावा फंगिसाइड में आप टेबुकोनाजोल कार्बेंडाजिम ले सकते हैं। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर किलोग्राम ले सकते हैं। यदि इसका क्विंटल में आपको बता दूं तो 1 क्विंटल में आपको 200 ग्राम कार्बेंडाजिम साथियों इसको लेकर के बीज उपचार करना होगा। और दूसरा टेबुकोनाजोल, इसकी मात्रा 1 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से लेना होगा। और साथियों क्विंटल में बताऊं तो साथियों 100 ग्राम प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको टेबुकोनाजोल लेना होगा। तो ये हमने फंगिसाइड से भी उपचार कर लिया है। ये दूसरा था इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में आप लोगों को 2 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से आपको थैबोथोक्सोम लेना है। यदि साथियों इमेडा की बात करें तो 2 ग्राम प्रति साथियों लेना होगा आपको। इसके अलावा बात करें, अब आते हैं ऑर्गेनिक कल्चर। ऑर्गेनिक कल्चर में आपके यहाँ जो भी अवेलेबल हो साथियों, मतलब एजिक्टोबैक्टर ले सकते हो, पीएसबी ले सकते हो, जो भी आपके नियर बाई हो साथियों अवेलेबल हो वो भी आप ले सकते हो साथियों। या फिर साथियों आप अलग अलग नहीं करना चाहते हो साथियों, तीनों एक साथ करना चाहते हो साथियों, तो काफ़ी कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट बना रही साथियों जिनमें फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक कल्चर तीनों एक साथ दिए गए हैं। तो साथियों आप उनका भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे किसान भाई जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से अलग अलग नहीं कर पाते हैं। पहले फंगिसाइड का उपयोग करते हैं, फिर इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें, फिर ऑर्गेनिक कल्चर से बीज उपचार करो। सारे केमिकल का कॉम्बिनेशन बहुत सारी कंपनियां बना रही है, इसमें आप लोगों को अलग अलग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हो। तो ये हो गया बीज उपचार। तो साथियों बीज उपचार क्यों जरूरी है? ताकि हमारी फसल में बीज जनित रोग बिल्कुल भी न लगे, फफूंद जनित रोग बिल्कुल भी न लगे, तो इसके लिए बीज उपचार से ट्रीटमेंट करा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया बीज उपचार। अब बात हमारी आती है खेत की तैयारी। हमने साथियों खरीफ में जो भी फसल लगाई थी, काफ़ी सारे किसान भाई धान की खेती करते हैं, काफ़ी सारे किसान भाई सोयाबीन की फसल लगाते हैं, काफ़ी सारे किसान भाई हमारी मक्का की फसल लगाते हैं, बाजरे की फसल लगाते हैं। तो जो भी आपने फसल लगाई ही हुई है, उसकी कटाई के बाद जो भी फसल अवशेष हमारे खेत में बचते हैं साथियों, उसको खेत में ही आप लोगों को मिलवा देना है, चलवा देना है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ साथियों? ताकि फसल जो अवशेष है साथियों उसका खाद हमारे खेतों में लग जाए, काम कर जाए। अब किसान भाई इसको काफ़ी हल्के में ले लेते हैं और पराली में आग लगा देते हैं साथियों। इसके अलावा सोयाबीन की यदि फसल लगाए हुए हैं तो उसके डंठल में आग लगा देते हैं, जो कि साथियों हमारी सबसे बड़ी मूर्खता रहती है साथियों। किसान भाइयों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर हम फसल अवशेष अपने खेत में मिला तो दें, लेकिन उसको सड़ने में या फिर गलने में या फिर उसको खाद बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है, फिर हम बुआई में लेट हो जाते हैं। तो इसके लिए भी एक फंडा है साथियों। जैसे ही आपकी फसल की कटाई होती है साथियों, खरीफ में जो भी आपने फसल लगाई हुई है उसके तुरंत बाद ही आप लोगों को प्रति एकड़ 20 किलोग्राम यूरिया डाल देना चाहिए साथियों। और इसके साथ साथ यूरिया डालने के बाद उसको हैरो या कल्टीवेटर से मिक्स करवा दीजिए और उसमें हल्का सा पानी छोड़वा दीजिए। भले ही आपके खेत में नमी हो साथियों, फिर भी आपको पानी छोड़ना ही छोड़ना है। ये इसलिए बोल रहा हूँ आपको ताकि आपके खेत में जो भी फसल अवशेष है साथियों वो जल्दी गल जाए और इसके साथ साथ जल्दी उसका खाद बन जाए। और यूरिया भी इसलिए डाला जाता है साथियों शुरुआती समय में। अब आपको और जल्दी गलाना है साथियों और जल्दी आप लोगों को खाद बनाना है, तो उसके लिए आप गोबर का खाद भी डलवा सकते हो साथियों। और या फिर साथियों आप लोग को राइजोबियम कंसोडिया का छिड़काव कर सकते हो साथियों। ये एक प्रकार से साथियों मिट्टी को रिचार्ज करता है साथियों, बूस्ट करवाता है। फंडा मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी हमने फसल लगाई साथियों उसमें हमने मिट्टी के सारे पोषक तत्व चले जाते हैं हमारे, तो साथियों उसको फिर से रिचार्ज करना रहता है हमको। तो रिचार्ज जब तक बिल्कुल भी नहीं होगा साथियों तब तक हम अगली फसल बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। तो साथियों एक प्रकार से ये फंडा हम अपना तो लेते हैं,
लेकिन उसमें हमारी मिट्टी जो है फिर से रिचार्ज हो जाती है साथियों, और उसमें अगली फसल में जो है साथियों अच्छा खासा उत्पादन हमको देखने को मिल जाता है। तो ये खेत की तैयारी 3 चरणों में हम लोगों को पूर्ण करना है साथियों। ये जो इससे पहले मैंने बताया ये प्रथम चरण है। अब साथियों 7 से 8 दिन तक आप लोगों को खेत में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जब तक जुताई लायक खेत हमारा न हो जाए। मतलब अभी हमने पानी छोड़ा है, उसमें साथियों काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है साथियों, 7 से 8 दिन का समय लग जाता है। जब हमारा खेत जुताई लायक हो जाए साथियों, तब आप लोगों को 50 किलोग्राम DAP और इसके साथ साथ 30 से 40 किलोग्राम MOP लेना होगा, म्यूरेट ऑफ पोटाश, और उसको बिखराव करवा देना है खेतों में। इसके बाद फिर से आप लोगों को जुताई करवा देना है। ये दूसरा चरण हमारा है। 3 चरणों की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा चरण आप लोगों को करना क्या है साथियों, तीसरे चरण में हम लोगों को मिट्टी को बारीक करवा देना है या फिर मिट्टी को भुरभुरा करवा देना है। इसके लिए हम लोगों को रोटावेटर चलवाना होगा। अब रोटावेटर चलाने से पहले 25 किलोग्राम आपको यूरिया लेना होगा, और इसके साथ साथ 2 किलोग्राम आप लोगों को जिंक सल्फेट लेना होगा। देखिए दोस्तों, ये मैं साथियों बुआई से पूर्व वाले फंडे आप लोगों को बता रहा हूँ, खाद और उर्वरक के। और यदि साथियों ये फंडा आप लोग अपना लेते हो साथियों, तो बाद में जो हमारी फसल जो पीली पड़ जाती है, येलो पड़ जाती है पोषक तत्वों की कमी की वजह से, वो साथियों हमारी फसल पीली बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। काफ़ी बार हमने देखा है कि जिंक की कमी से फसल पीली पड़ने लगती है, नाइट्रोजन की कमी से भी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं ले पाती फसल, या फिर फास्फोरस की कमी हो जाती है, पोटाश की कमी हो जाती है साथियों। तो ये सारे फंडे यदि साथियों आप अपना लेते हो, तो साथियों आपको बाद में ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी अपनी फसल पर नहीं करनी पड़ेगी। अब ये यूरिया और जिंक हमने साथियों छिड़काव किया। इसके बाद साथियों आप लोगों को रोटावेटर से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करवा देना है खेतों में। अब रोटावेटर चलवाने के 2 फायदे हैं साथियों, एक तो मिट्टी बारीक हो रही है, और दूसरा जो भी हमने खाद उर्वरक दिया था अपने गेहूं के खेत में साथियों, वो भी मिक्स हो जाएगा। और इसके अलावा साथियों जो फसल अवशेष जो खाद बना रहा है साथियों, वो भी अच्छी तरीके से हमारे खेत में काम कर जाएगी, मिक्स हो जाएगी। अब मिट्टी बारीक करने का मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि हमारा जो गेहूं का साथियों अंकुरण है वो ठीक ठाक हो, अच्छी तरीके से बेस्ट हो, 90% हो। काफी बार मैंने देखा मिट्टी बारीक हमारे किसान भाई नहीं करते हैं, उसमें लगभग 70% अंकुरण होता है साथियों, 25% नहीं होता है। और यदि मिट्टी को बारीक कर लेते हो, बुरबुरी कर लेते हो, तो वहां पर चांसेस है आप लोग का जो अंकुरण साथियों 90 से 95, 98%, 101% गारंटी साथियों वो होगा ही होगा। यदि साथियों आपने सही बीज बोया साथियों, और अच्छा बीज बोया है तो साथियों ये हो गया हमारा खाद उर्वरक और फंडा साथियों, और बुआई से पूर्व की तैयारी। अब साथियों बात आती है बुआई की। अब बुआई का जो सही समय है साथियों, वो है 20 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक। इस बीच यदि आप लोग बुआई कर देते हो, तो साथियों आप लोगों को सही से अंकुरण भी देखने को मिलेगा और फसल का जमाव भी देखने को मिलेगा। और साथियों इस समय पर जो बीज दर रखी जाती है हमारी, वो पर एकड़ लगभग 55 से 60 किलोग्राम रखी जाती है साथियों। अगर हेक्टेयर की बात की जाए साथियों, तो 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर रखी जाती है साथियों। और इससे पहले यदि आप बुआई करते हो, तो साथियों वो अगेती बुआई की श्रेणी में हमारा आ जाता है साथियों। और इसे लेट बुआई करते हो साथियों, तो वो पछेती बुआई की श्रेणी में हमारा आ जाता है साथियों। अगेती और पछेती बुआई यदि आप करते हो गेहूं की खेती में, तो उसमें आपको 10 से 15 किलोग्राम बीज दर आपको बढ़ा करके लेना होगा। मतलब साथियों हम सही समय पर बुआई कर रहे हैं, तो साथियों उसमें 55 kg पर एकड़ के हिसाब से बीज दर रखना होगा साथियों। और अगर हम अगेती और पछेती की कंडीशन में अगर हम बुआई कर रहे हैं साथियों, तो ये बीज दर लगभग साथियों 60 से 65 किलोग्राम या फिर 65 से 70 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको रखना होगा साथियों। देखिए दोस्तों, जो भी मैंने फंडा बताया पर एकड़ के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ साथियों। काफी सारे किसान भाइयों की कंफ्यूजन रहते हैं कि सर आप पर हेक्टेयर में बताते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं, वो फंडा हम अपना बिल्कुल भी नहीं पाते। तो ये तो हो गया बुआई का सही समय और सही बीज दर साथियों। अब देखिए दोस्तों, काफी सारी बार क्या होता है साथियों के 20 से 25 दिन के अंदर जब हम पहला पानी अपने गेहूं की फसल में लगाते हैं साथियों, उस समय पर काफी बार देखा जाता है कि गेहूं के कुछ पौधे पीले पड़ने लगते हैं साथियों, येलो येलो दिखने लगते हैं, या फिर गेहूं के कुछ पौधे जो है हमारे ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं कर पाते साथियों, छोटे रह जाते हैं। तो साथियों होता क्यों है, तो साथियों हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्यों होती है साथियों, क्योंकि हम सिंचाई में जो पानी साथियों छोड़ते हैं वो खुला पानी छोड़ देते हैं। और हमारे यहाँ पर कुछ किसान भाइयों के यहाँ पर साथियों लेवल होंगे खेत, कुछ किसान भाइयों के खेत जो है यहाँ पर लेवल बिल्कुल भी नहीं होंगे साथियों। तो इस कंडीशन में कुछ पौधे के पास पानी चला जाता है, कुछ पौधे के पास पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन ऐसी भी बन जाती है साथियों, कुछ पौधों के पास पानी पहुँच भी नहीं पाता है साथियों। तो इन सब से बचने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा साथियों, 1 एकड़ का यदि हमारा खेत है तो उसको 5 भागों में बांट लेना है साथियों। तो 5 बराबर भागों में बांट लेना है साथियों। और ये 5 बराबर भागों में बांटने का मैं क्यों बोल रहा हूँ साथियों, ताकि हर एक पौधे के पास सही पानी जा सके साथियों, और आपको सही पानी चलाने में भी साथियों ज़्यादा दिक्कत देखने को न मिले। इसलिए साथियों जितना हो सके साथियों उतने भागों में बांट लेना है साथियों। तो ये पीले पड़ने वाली समस्या जो है साथियों, वो समस्या आपके खेत में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी यदि आप ये फंडा अपनाते हो। तो अगली वीडियो में मैं इसके बारे में A to Z जानकारी आपको लाने वाला हूँ साथियों, कि कैसे आपको बांटना है, कितना कितना आपको क्षेत्र लेना है साथियों। और 1 एकड़ का यदि
खेत है साथियों, तो उसमें आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम साथियों कितने भागों में बांट सकते हैं साथियों, इसके बारे में डिटेल से आप लोगों को समझाने वाला हूँ साथियों। और यदि आपकी पहली सिंचाई यानी कि सिराई स्टेज पर साथियों ऐसी कोई दिक्कत आती है साथियों, मतलब पौधा पीलापन पड़ता है या फिर साथियों ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही साथियों, उसका भी साथियों उसका बेहतरीन फंड आपको बताने वाला हूँ खाद उर्वरक में साथियों। मतलब उस समय पर आपको एनपीके में कौन कौन सा डोज लेना होगा साथियों और क्या क्या लेना है साथियों, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा साथियों। अभी यदि मैंने बताया तो काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे भी हैं उस स्टेज तक भूल जाएंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा साथियों कि आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा और उपयोग करने में साथियों आपको आसानी रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा साथियों, जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार है कृषि मित्र चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गेहूं से रिलेटेड आपकी जानकारी आपको समय समय पर साथियों मिल सके और तुरंत ही आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाए। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और इसके साथ साथ एक कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, और इस वीडियो से साथियों अधिक से अधिक किसान भाइयों को लाभ हो इसके लिए साथियों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।